हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग लास्ट में कुछ अन्य छोटे राजवंशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चोल राजवंश का देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चोलों का जो स्थानीय प्रशासन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसकी जो भी व्यवस्थाएं थी उसको बनाने का जो प्रक्रिया था वो भी बहुत ही अलग तरह का, डिफरेंट तरह का था। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से चोल राजवंश ने अपने देश में दक्षिण भारत में शासन किया और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही और उनकी क्या विशेषताएं रही। चलिए देखिए, जैसे चोल साम्राज्य के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उनके लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, यानी किसके द्वारा उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, चोल साम्राज्य की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें सबसे प्रमुख है प्रारंभिक संगम साहित्य, यानी संगम साहित्य जो रचित किए गए थे उनके द्वारा ही चोल शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिसमें देखिए सेक्किलार के द्वारा रचित किया गया पेरी पुराणम, जयगोंदार के द्वारा रचित किया गया कलिंगंतुपर्णी, वसुमित्र के द्वारा वीर सोलियम तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश, इतने जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके द्वारा हमें चोलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए कुछ अभिलेखी साक्ष्य हैं, जिसमें लेडन का दानपत्र, तंजौर मंदिर अभिलेख, तिरुवलंगाडु अभिलेख इत्यादि जो हैं ये चोलों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ देखिए चीनी स्रोतों में भी चीनी यात्री चाउ जू कुआ के जो वर्णन है उनके द्वारा भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए चोल वंश के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम इसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि इसका संस्थापक देखिए विजयालय था, लेकिन वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके समय में ही चोल राजवंश का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और उसकी बहुत ज्यादा उन्नति हुई। इसके बाद देखिए इसका जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके बाद देखिए राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाया था। इनकी उप राजधानी कांची थी, क्योंकि इन्होंने कांची के पल्लवों को हराकर ही अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी आवासीय राजधानी देखिए पलाईराई थी। चोलों का प्राचीनतम जो निवास स्थान था देखिए वो उरैयूर था। चोलों के उत्कर्ष का केंद्र तंजौर था। इनका देखिए राष्ट्रीय चिन्ह जो था वो बाघ था। सामंत थे ये लोग। क्यों? क्योंकि पल्लवों के काल में इन लोगों ने सामंतों के रूप में कार्य किया था। इनके सबसे प्रबल शत्रु जो थे वो पश्चिमी चालुक्य थे। तो इस प्रकार से देखिए इनके बारे में ये प्रारंभिक जानकारी थी। अब देखिए इनके बारे में हम जो भी जानकारियां हैं उनको डिटेल में एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इनका राजनीतिक इतिहास देखते हैं। प्रारंभिक चोल साम्राज्य की जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त होती है, अभी हम लोगों ने देख ही लिया। 9वीं सदी के मध्य में चोल सत्ता का जो पुनरुत्थान हुआ था उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। बाकी जो शुरू के जो चोल शासक थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही अध्ययन करवा दिया था। तो देखिए चोल प्रारंभ में जो थे पल्लवों के सामंत थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। ये पल्लवों का उरैयूर में सामंत था। 850 ईस्वी में इसने देखिए तंजौर की विजय की थी। इसने नर केसरी की उपाधि ग्रहण की। इसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए चोलों का अगला शासक आदित्य प्रथम बनता है, जिसने 870 से 907 ईस्वी तक शासन किया। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया था पल्लवों के काल में। यह कार्य इसने पल्लव शासक अपराजित वर्मन की हत्या करके किया था। इसने देखिए जब अपराजित वर्मन की हत्या की तब इसने कोंड राम की उपाधि ग्रहण की थी। कोदंड राम की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद देखिए चोलों का अगला शासक था परांतक प्रथम, जिसने 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। यह चोल वंश की वास्तविक
सत्ता की स्थापना इसने की थी। मदुरा के पांड्य राजा को हराया था इसने और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखिए 915 ईस्वी में वेलूर के युद्ध में पांड्य एवं श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को भी इसने पराजित किया था। परांतक प्रथम की मृत्यु के पश्चात 30 वर्षों में 4 शासकों ने चोल वंश पर शासन किया। इन शासकों ने बहुत कम समय के लिए यानी अल्प अवधि के लिए शासन किया, जिसमें देखिए गंडरादित्य था जिसने 955 से 957, अरिंजय 956 से 957, परांतक द्वितीय जिसको सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है इसने 957 से 970 और उत्तम चोल जिसने 970 से 985 तक शासन किया था। इसके बाद देखिए इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो अरमोली वर्मन यानी राजराज प्रथम था। यह परांतक द्वितीय का पुत्र था। इसने देखिए मुमडी चोल देव, जयगोंड चोल, चोल मार्तंड एवं शिवपाद शेखर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। यह शैव धर्मावलंबी था। इसने चेरों की सेना को कैडलूर के युद्ध में परास्त किया था। केरल तथा पांड्य पर आक्रमण के पश्चात इसने अपनी नौसेना के उपयोग से श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद देखिए इसने सिंघल राज्य का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा था और इसने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया था तथा उसका नाम बदलकर जगन्नाथ मंगलम रख दिया था उसने। इसके बाद देखिए इसने कलिंग सहित लक्षद्वीप एवं मालदीप पर भी विजय प्राप्त की थी। 1000 ईस्वी में उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। इसने देखिए तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके समय में श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। इसके काल में एक दूत मंडल चीन भी भेजा गया था। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम देखिए राजराज का पुत्र था और इसने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपने शासन के देखिए 5वें वर्ष में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया तथा वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया था। अरब सागर के पास स्थित देखिए सदीमंतीव नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया इसने और पांड्यों एवं चेरों के राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया था इसने, जिसको महामंडलेश्वर भी कहा जाता है और इसने चोल पांड्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखिए इसने बंगाल के शासक को भी पराजित किया तथा इस गंगा घाटी अभियान की सफलता पर इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और इसी उपलक्ष्य में इसने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बसाई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय देखिए कडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान के रूप में थी। श्री विजय साम्राज्य में देखिए उस समय मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीप सम्मिलित थे, यानी इतने बड़े क्षेत्र को मिलाकर श्री विजय कहा जाता था और इसने उनको भी पराजित किया था। इसके देखिए तिरुवलंगाडु एवं करदाई अभिलेखों में इसकी उपलब्धियों का बेहतरीन रूप से वर्णन किया गया है। इसने दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन के लिए विशाल विद्यालयों की भी स्थापना करवाई थी। इसके बाद देखिए राजाधिराज प्रथम शासक बनता है और वह 1044 से 1054 ईस्वी तक शासन करता है। इसने देखिए चेर, पांड्य तथा लंका के संघ को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। कल्याणी के विजय के उपलक्ष्य में कल्याणी नगर में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में देखिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया था। अब देखिए अगला जो शासक था वो राजेंद्र द्वितीय था, जिसने 1054 से 1063 ईस्वी तक शासन किया। यह राजाधिराज का देखिए अनुज था और इसने कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या के बावजूद अपने
के द्वारा कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक किया था। 1062 ईस्वी में देखिए इसने चोल सेनाओं के सहायता से कुडल संगम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित भी किया था। इसके बाद देखिए अगला शासक जो है वो वीर राजेंद्र बनता है, जो 1067 से लेके 1070 ईस्वी तक शासन करता है और इसने राजकेसरी की उपाधि भी धारण की। पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कुडमंगलम में चोलों को पुनः युद्ध के लिए ललकारा, किंतु असाध्य रोग के कारण वह स्वयं युद्ध में उपस्थित न हो सका। अपने अपमान व रोग से ग्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली, यानी यह युद्ध में नहीं जा पाया और जिसके वजह से वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने आप को आत्महत्या के लिए तुंगभद्रा नदी में डुबाकर मार दिया। इसी घटना की स्मृति में देखिए वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। अब हम लोग कुछ चोल चालुक्य शासकों के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद चोल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो ये सम्मिलित रूप से चोल और चालुक्य लोगों ने मिलकर शासन चलाया, जिसमें देखिए सबसे पहला जो शासक था वो कुलोतुंग प्रथम था। इसने 1070 ईस्वी से 1122 ईस्वी तक इस साम्राज्य पर शासन किया। यह पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना, यानी यह चालुक्यों का भी नेतृत्व करता था और चोलों का भी। यह देखिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोतुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हो जाती है। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठ ने किया, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। इसके बाद देखिए इसने अपने शासनकाल में भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया। इसने चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से उसे शुद्धमती चोल करों को हटाने वाला की उपाधि मिली। इसकी उपाधियां देखिए कटय कोंड चोलन तथा मलैंड कोंड चोलन का उल्लेख प्राप्त होता है। चीनी स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोतुंग ने 92 व्यक्तियों का दूत मंडल भेजा था और उसके बाद इसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में 2 बार कलिंगों से युद्ध जीता था और उस युद्ध में इसकी विजय हुई थी। इसके बाद देखिए इसने मलय प्रायद्वीप के साथ चोलों के सुदृढ़ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए थे। इसके बाद अगला शासक देखिए विक्रम चोल बनता है, जो 1122 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक शासन करता है। इसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया तथा मंदिरों आदि को अपार दान दिया था। विक्रम चोल धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था और इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि इसने गोविंद राज मंदिर की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था और उसके बाद इसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखिए इस वंश पे कुलोतुंग द्वितीय 1135 से 1150, राजराज द्वितीय 1150 से 1173, राजाधिराज द्वितीय 1173 से 1178 तक शासक के रूप में थे। इसके बाद कुलोतुंग तृतीय 1178 से 1218, राजराज तृतीय 1218 से 1256 आदि शासक हुए। कुलोतुंग तृतीय चोल वंश का देखिए अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय 1256 से 1279 था। इसके बाद देखिए कुलोतुंग तृतीय ने कुंभकोणम के निकट तिरुभुवन में कंपहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तरह से चोलों का शासन अपने देश में दक्षिण भारत में चला था। अब देखिए हम लोग आते हैं चोलों के प्रशासन के बारे में, यानी चोलों ने किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाया, उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की थी। तो आवश्यक अभिलेखी साक्ष्यों के अभाव एवं क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण स्वरूप इनके संबंध में बहुत सारे मतभेद भी हैं। फिर भी इन मतभेदों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इनके स्वरूप के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण यथा केंद्रीकृत प्रशासन, धर्मतंत्री राज्य, सैनिक राज्य आदि प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि चोल प्रशासन यद्यपि मूल स्वरूप में भले सामंती रहा हो, किंतु राजराज तथा राजेंद्र प्रथम जैसे शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने यथासंभव सामंती तत्वों पर नियंत्रण बनाए रखा। इस शासन व्यवस्था में
केंद्रीय के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। ऐसा संतुलन चोल राज व्यवस्था में ही दिखाई पड़ता है, बाकी अन्य राजवंशों में दक्षिण के इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। इनमें देखिए केंद्रीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। वह बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे चक्रवर्तीगत तथा त्रिलोक सम्राट आदि धारण करता था। ज्येष्ठता के आधार पर यहाँ इनके शासन में उत्तराधिकार का प्रचलन था, यानी जो ज्येष्ठ होता था उसी को शासक बनाया जाता था। उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुदनम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारियों को शिरुदनम के नाम से पुकारा जाता था। मंत्री परिषद की देखिए यहाँ पर कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है, यानी इनके बारे में कोई अभिलेखी या साहित्यिक स्रोत नहीं है। चोल अभिलेखों में उडनकुट्टम नामक अधिकारियों का जिक्र है, जो राजा के आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करते थे। राजकीय आदेश देखिए कच्चा मसौदा ओले नामक अधिकारी बनाया करता था। इनके काल के देखिए प्रमुख केंद्रीय अधिकारियों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसमें देखिए ओले नायकम था जो प्रधान सचिव हुआ करता था। उसके बाद पेरुदनम था जो ये भी प्रधान सचिव होता था, और विदयाधिकारीन होता था या कार्य प्रेक्षक अधिकारी होता था। साम्राज्य का विभाजन देखिए इन्होंने प्रांतों में किया था, जिसे मंडलम के नाम से पुकारा जाता था। इनका प्रशासक जो होता था वो वायसराय होता था, जिस पर प्रायः राजकुमारों की नियुक्ति या वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होती थी। यानी मंडलों का प्रशासन राजकुमारों के द्वारा किया जाता था और इनको वायसराय के रूप से पुकारा जाता था। वायसरायों की अपनी सेना तथा न्यायालय होता था, यानी यहाँ पर ये लोग अपनी सेना के द्वारा शासन चलाते थे और न्याय भी खुद ही सुनाते थे। बाद में इनका जो पद था वो वंशानुगत होने पर साम्राज्य की शक्ति को आघात लगने लगा। मंडलों का विभाजन इन्होंने देखिए कोट्टम अथवा वलनाडु यानी वर्तमान कमिश्नरी के रूप में किया था, और वलनाडु के नीचे जो इकाई होती थी उसको नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नट्टार कहा जाता था तथा इसमें सभी गांवों एवं नगरों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंधन करना होता था। फिर नाडु के नीचे गांव समूह होते थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, और ग्राम स्वयं में एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई होते थे। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में। चोलों की देखिए प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के परिचालन में दिखाई पड़ती है। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल कालीन स्थानीय ग्राम प्रशासन के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए पल्लव पांड्यों की ग्रामीण स्वायत्तता का अति विकसित रूप चोल कालीन स्थानीय ग्राम शासन में दिखाई पड़ता है। यानी पल्लवों और पांडवों के समय जिस प्रकार का व्यवस्था था वो पूरी तरह से अविकसित था, और इनके काल में वो पूरी तरह से विकसित रूप में दिखाई पड़ता है। ग्राम प्रशासन ग्रामवासियों द्वारा चलाया जाता था। ग्रामीण प्रशासन का संचालन देखिए ग्राम समूह एवं ग्राम सभाओं के द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम समूह देखिए क्या होते थे, यह ग्राम समूह सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक आधार पर वर्गीकृत किए जाते थे। इनका अधिकार क्षेत्र किसी कार्य विशेष तक ही सीमित होता था। धार्मिक आधार पर गठित जो समूह होते थे उनको मूल पैरुदियार तथा जिसका मुख्य कार्य मंदिरों का प्रबंधन करना होता था। यानी धार्मिक आधार पर जो गठित समूह होते थे उनको मूल पैरुदियार के रूप में बुलाया जाता था, और इनका मुख्य कार्य जो होता था मंदिरों का प्रबंधन करना होता था। आर्थिक आधार पर गठित समूहों को बलंगियार एवं मणिग्रामम के नाम से बुलाया जाता था। सामाजिक समूहों में देखिए सोनार, लोहार, बढ़ई जैसे समूहों को शामिल किया जाता था। इसके बाद देखिए ग्राम सभाएं थी। ग्राम सभाओं का देखिए वर्णन चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, जिसमें देखिए पहली उर थी, दूसरी सभा थी और तीसरी नगरम थी। सभा को महासभा के नाम से भी पुकारा जाता था। उर जो है सामान्य लोगों की सभा हुआ करती थी। इसमें सभी ग्रामवासी पुरुष इसके सदस्य हुआ करते थे। उर की कार्य समिति को उलंगुड़म के नाम से पुकारा जाता था। उर का जो मुख्य कार्य था सार्वजनिक हित के लिए तालाब अथवा वाटिका हेतु ग्राम भूमि का अधिग्रहण करना तथा कर वसूल करके राजा को सौंपना था। इसके बाद देखिए
सभा या महासभा मूल रूप से अग्रहारों अथवा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। इसके बाद देखिए, सभा को पेरुगुरी तथा इसके सदस्यों को पेरुमक्कल के नाम से बुलाया जाता था। सभा अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था और यह निर्वाचन प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटकर किया जाता था। प्रत्येक वार्ड के लिए निम्न अर्हता रखने वाले व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता था। यानी इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती थी जिसके आधार पर उनका चयन किया जाता था। सबसे पहली योग्यता होती थी कि गांव का अस्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास देखिए कम से कम 1/4 वेली या 1 एकड़ भूमि का स्वामी होना चाहिए, अपनी भूमि पर उसका घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, किराए का मकान नहीं होना चाहिए और उसे वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये 5 प्रमुख योग्यताएं होती थी जिसके आधार पर समितियों का निर्वाचन किया जाता था। सभी व्यक्तियों का नाम देखिए। इसके बाद अलग अलग ताड़पत्रों के टुकड़ों पर लिखकर किसी बड़े पात्र में डाल दिया जाता था और किसी अबोध बच्चे द्वारा उतने ही सदस्यों के नामों को निकलवाया जाता था जिनका निर्वाचन करना है। देखिए, एक तरह से लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था थी। सब लोगों का नाम ताड़पत्र पर लिखकर एक घड़े में रख दिया जाता था और किसी अबोध छोटे बच्चे के द्वारा उसको एक एक करके निकलवाया जाता था। जिसका जिसका नाम आता था उसी को इसका सदस्य बनाया जाता था और इस प्रकार से 30 व्यक्तियों को चुना जाता था जिन्हें विभिन्न समितियों में रखा जाता था। विभिन्न समितियां देखिए कौन कौन सी होती थी। पहली समिति थी संवत्सरवार्यम, इसमें विद्वानों की वार्षिक समिति इसको कहा जाता था। उसके बाद अगली जो होती थी तोटवार्यम होती थी, अच्छा 10 सदस्यीय उपवन समिति होती थी। तीसरी एरी वारियम होती थी, अभी 6 सदस्यीय तालाब समिति होती थी। अगली जो होती थी पोन वारियम होती थी या स्वर्ण समिति होती थी और अगली पनीटा वारियम के नाम से जानी जाती थी चीनी समिति। तो इस प्रकार से 5 समितियों का गठन किया जाता था जिसमें 6 सदस्य होते थे। समिति के सदस्यों का कार्यकाल देखिए 3 वर्ष का होता था। ऐसी व्यवस्था थी कि केवल वही व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य नहीं है वही नया सदस्य चुना जाता था। यानी जो व्यक्ति पहले सदस्य चुन लिया जाता था उसको दोबारा सदस्य नहीं चुना जाता था। यह चोलकालीन ग्राम प्रशासन का महत्वपूर्ण जनतांत्रिक पहलू है। संवत्सरवर्यम एवं अन्य समितियों के कार्यों की देखरेख करती थी। महासभा के देखिए महत्वपूर्ण कार्य समस्त सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत भूमि पर नियंत्रण रखना, कृषि एवं जंगलों की समुचित व्यवस्था करना, निवासियों का निपटारा करना, कर लगाना, कर वसूलना, बेगार लेना, पेयजल, सिंचाई, मांगों की व्यवस्था करना, मंदिरों की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं एवं दान गृहों का प्रबंध करना होता था। इन्हें देखिए गांव के संबंध में न्यायिक अधिकार भी होते थे। ग्रामवासियों के स्वास्थ्य, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा आदि का कार्य भी ये लोग करते थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखिए राजस्व संग्रह करके सरकारी कोष में जमा करना था। महासभा की बैठक जो थी गांव के मंदिर में या तालाब के किनारे अथवा किसी वाटिका में ग्रामवासियों एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में होती थी। यह एक जनतांत्रिक व्यवस्था का बहुत ही बेहतर उदाहरण थी। इसके बाद देखिए नगरम जो थी वो व्यापारियों से संबंध संस्था थी जो व्यापारिक केंद्रों का प्रबंधन देखती थी। विभिन्न व्यापारिक वर्गों, प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों पर कर की दरों का निर्धारण तथा वसूली का दायित्व नगरम का ही होता था। नगरों में विकसित विभिन्न प्रकार के देखिए हथकरघों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि से कर संग्रह का कार्य नगरम के अधीन हुआ करता था। नगरम जो थे वसूल किए गए धन का उपयोग नगरों के व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास हेतु करते थे। इसके अलावा ये लोग यातायात एवं नगर विकास हेतु भी इसका उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से
चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली अद्वितीय थी और शासन का स्थानीय शासन में न्यूनतम हस्तक्षेप एक विलक्षण पहलू भी है। यानी स्थानीय शासन में राजा के केंद्रीय शासन के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता था और किया भी जाता था तो न मात्र के बराबर किया जाता, इसलिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चलाया था। अब हम लोग आते हैं चोलकालीन समाज के बारे में। चोलकालीन समाज देखिए वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज मुख्यतः ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण वर्गों में विभाजित था। समाज में वैदिक आर्य ब्राह्मण वर्ग परंपरा को पूर्ण सामाजिक महत्ता प्राप्त हो चुकी थी, उन्हें महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त थे। गैर ब्राह्मण वर्ग जो थे वो कृषक और गैर कृषक वर्ग के रूप में विभाजित थे। गैर कृषक वर्गों को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, वलंगे और इडंगे। इडंगे वर्ग में छोटे व्यापारी, दस्तकार और मजदूर आते थे और ये इडंगे जातियां जो है विशेषाधिकार युक्त वलंगे जातियों के विरुद्ध उग्र विद्रोह और विरोध भी किया करते थे। यानी जो वलंगे थे वो लोग उच्च जाति के थे और जो इडंगे थे वो निम्न जाति के थे। चोल समाज में देखिए दास प्रथा विद्यमान थी, परंतु दासों के साथ किसी भी अमानवीय व्यवहार की सूचना या जानकारी नहीं मिली है। चोल समाज में देखिए स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः अच्छी थी, वे प्रशासन में भाग लेती थी तथा संपत्ति में उन्हें भी अधिकार मिलता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था, परंतु सती प्रथा, बहुविवाह, देवदासी प्रथा का प्रचलन समाज में था, जो उनकी निम्न स्थिति का उद्योतक भी माना जाता है। उसके बाद देखिए समाज में प्रायः सजाती विवाह करने की प्रथा थी, परंतु अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। चोलकालीन समाज में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। मंदिर देखिए उस समय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। मंदिर प्रायः शिक्षा के औपचारिक केंद्र भी होते थे। अब उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं चोलकालीन धार्मिक व्यवस्था, यानी धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो चोल काल में देखिए दक्षिण भारत में पौराणिक शैव और वैष्णव धर्मों का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इन धर्मों के प्रचारकों को देखिए शैव नयनार तथा वैष्णव अलवारों के रूप में जाना जाता था। ये लोग देखिए धार्मिक गीतों, भजनों एवं प्रवचनों के माध्यम से अलौकिक जादुई शक्ति के प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को इसमें अपने साथ जोड़ते थे। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म एवं भक्ति आंदोलन का उत्थान इस युग में हुआ था, जो इसकी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटना भी मानी जाती है। इन धर्मों की अतिशय लोकप्रियता के प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिण भारत में और धर्मों की जड़ें जो है धीरे धीरे उखड़ने लगी, यानी ये धर्म बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो गए। बाकी अन्य धर्मों का यहाँ से धीरे धीरे खात्मा होने लगा। नाथ मुनि नामक अलवार संत ने वैष्णव भक्ति गीतों का संपादन किया, तो आगे यमुनाचार्य एवं रामानुजाचार्य जैसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य भी इस काल में हुए, जिन्होंने वैष्णव धर्म और ब्राह्मण धर्म का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार किया। रामानुजाचार्य ने देखिए विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इस तरह देखिए यह काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। शैव वैष्णव धर्मों के साथ साथ अन्य धर्मों के विचारकों को भी यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस धार्मिक विकास ने स्थापत्य एवं मूर्ति कला को भी अपने तरीके से प्रभावित किया। उस काल की जो भी स्थापत्य बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, उसमें भी यह धार्मिक प्रभाव देखने को मिला। अब हम लोग देखते हैं चोलकालीन अर्थव्यवस्था, यानी इस काल में उन्नत अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। इसका आधार देखिए उन्नत कृषि एवं विकसित व्यापार एवं वाणिज्य को माना जाता था। चोलकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि का व्यापक महत्व था। भूमि काश्तकारी दो प्रकार की होती थी। भूमि या तो पंचायत के अधिकार के अंतर्गत होती थी अथवा भूमिधरों के निजी अधिकार में। ये भूमिधर अपना भुगतान राजा को देते थे। इस काल की भूमि व्यवस्था में देखिए सामंतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। उपज के अनुसार संपूर्ण भूमि को देखिए 12 कोटियों में बांटा गया था और वेली भूमि माप की इकाई थी। उस समय भूमि को मापते थे तो जो उसकी इकाई थी उसको वेली कहा जाता था।
इस काल में देखिए 3 प्रकार की महत्वपूर्ण भूमियों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मदेव भूमि जो होती थी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, देवदान भूमि जो होती थी मंदिरों को दान की गई भूमि होती थी, और साल भोग जो होती थी भोजनालयों को दान में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती थी। इस काल में देखिए वस्त्र उत्पादन बहुत ही प्रमुख उद्योग था। विभिन्न धातुओं की सहायता से यहाँ अस्त्र शस्त्र आभूषण बर्तन आदि बनाए जाते थे। पालनाट देखिए लौहास निर्माण का प्रमुख केंद्र था। गोलकुंडा में हीरे की खान थी, जिसका वर्णन मार्को पोलो के द्वारा किया गया है। इनके लेखों में देखिए कांसे तथा तांबे का काम करने वाली श्रेणियों का भी वर्णन किया गया है। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य विकसित अवस्था में था। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान था। राजराज एवं कुलोतुंग प्रथम ने व्यापार हेतु चीन दूत मंडलम भेजे थे। उसके बाद व्यापारियों का स्थानीय संगठन जो है नगरम के रूप में जाना जाता था। इसके बाद देखिए अनेक प्रकार के लेखों में मणिग्रामम, वल्जियर, नानादेशी आदि व्यापारिक संघों के संबंध में भी सूचना प्राप्त होती है। पश्चिमी तट पर क्विलोन प्रमुख बंदरगाह था। पूर्वी तट पर पुरी, कावेरीपट्टनम, सालियूर आदि प्रमुख बंदरगाह थे उस समय। इसके साथ साथ देखिए उस काल में सूती कपड़ा, मसाले, अनाज, हाथी दांत, सींग आदि का निर्यात किया जाता था। मार्को पोलो के द्वारा घोड़ों के व्यापार का भी जिक्र किया गया है। चोल काल के देखिए जो प्रमुख सोने के सिक्के थे उसको उदयान तथा मघान के नाम से जाना जाता था। इनका मानक सिक्का कलंजू था। कासू भी एक प्रकार का स्वर्ण सिक्का उस समय हुआ करता था। समग्र रूप से यदि देखा जाए तो चोल काल का आर्थिक जीवन विविधता और समृद्धि का युग था। इस समृद्धि में चोल राजाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम लोग देखते हैं चोलों का कला एवं साहित्य। दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश के राजनीतिक पटल पर पल्लवों के उपरांत चोलों का आगमन हुआ था और इन्होंने उनके द्वारा जो कुछ भी कलात्मक उपलब्धियां अर्जित की गई थी उसमें इनको बहुत बेहतर करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने देखिए सत्ता के साथ साथ पल्लव कला परंपरा को भी विरासत में पाया था और उसको बहुत ही उन्नत किया था इन्होंने। इस स्थापत्य की द्रविड़ कला का परंपरा शैली को चोलों ने पराकाष्ठा पर पहुंचाया, यानी पल्लवों ने जिस द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी उसको इन्होंने बहुत ही ऊंचाई पर पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। चोलकालीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रयोग करके पाषाण मंदिर एवं मूर्तियां बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाया और चोलकालीन मंदिरों के विषय में फर्ग्यूसन नामक इतिहासकार ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में इनका विन्यास किया, यानी इसका बहुत ही बखान और वर्णन किया गया है। ईंटों के स्थान पर इन्होंने पत्थरों का प्रयोग खूब ज्यादा मात्रा में किया और इससे इन्होंने मामल तथा कांचीपुरम के मंदिरों में बहुत ज्यादा रूप में दिखाया। चोल मंदिर निर्माण की जो मुख्य विशेषताएं थी देखिए, वर्गाकार और ऊंचे विमान बनाते थे लोग, मंडप बनाते थे, गोपुरम बनाते थे और कलापुर स्तंभ से युक्त बृहद सदनों का निर्माण करते थे। इन्होंने अपनी शक्ति एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन भव्य तथा उत्तुंग शिखर मंदिरों के निर्माण में भी किया। राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वह द्रविड़ शिल्प कला की सर्वोत्तम कृति के रूप में जाना जाता है। इसे भारतीय वास्तुकला की कसौटी भी माना जाता है, यानी एक तरह से इसके द्वारा निर्मित किया गया यह मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड, चोलपुरम तथा विजयालय ने चोलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था जो उस काल के महत्वपूर्ण मंदिरों में माने जाते हैं। इस काल की देखिए मूर्ति कला में लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स मैलहेज यानी पंचलौह मूर्तिकला तकनीक का उपयोग किया गया था, यानी इस काल में मोम की भी मूर्तियां बनाई जाती थी और 5 तरह के लोह पदार्थों को एक साथ मिला के भी मूर्तियां बनाई जाती थी। इस काल में पाषाण मूर्तियों से अधिक धातु यानी कांस्य की मूर्तियों का निर्माण हुआ, यानी कांसे की जो धातु मूर्तियां थी इस काल में बहुत ज्यादा बनाई गई। इस काल में बनाई गई कांसे की मूर्तियों में सुंदर नटराज की मूर्ति बहुत ही फेमस थी और यह मूर्ति जो है
भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसके अलावा इन्होंने देखिए अर्धनारीश्वर, पार्वती, स्कंद आदि मूर्तियां भी बनाई। इस काल में तमिल भाषा व साहित्य का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। अलवार और नैनार संतों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इनके काल में कंबन, कुट्टन, पुगलेनी नामक तमिल साहित्य के त्रिरत्न व्यक्ति भी हुए। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। पुगलेनी ने महाभारत के नल दमयंती को नल बेड़वा नाम से तमिल काव्य का रूप दिया था और कुट्टन ने रामायण के उत्तर कांड का तमिल अनुवाद किया था। नंबी अडार नबी को तमिल व्यास के नाम से जाना जाता है। सेकिलार ने देखिए पेरिय पुराणम की रचना की थी। इसके बाद चोल शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया तथा संस्कृत साहित्य की लोकप्रियता इनकी वजह से बढ़ी और इनका तमिल में अनुवाद भी कराया गया था। कन्नड़ साहित्य के देखिए उस काल के 3 महत्वपूर्ण त्रिरत्न थे जिनको हम लोग पंप, पोन्न और रन्न के नाम से जाने जाते हैं। पंप देखिए आदि पुराण से संबंधित था, पोन्न शांति पुराण से और रन्न को अजित पुराण से संबंधित माना गया। तो इस प्रकार से देखिए चोलों का जो साम्राज्य था वो विविधता का काल था, कला के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में और भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ही उन्नत था। अब हम लोग देखिए कुछ छोटे राजवंशों के बारे में भी देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में उस समय शासन के दौरान थे। इसके राजवंशों में सबसे पहला जो राजवंश था वो देवगिरी का यादव राजवंश था। इसका देखिए संस्थापक जो है भिल्लम पंचम को माना जाता है। इसने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी और इसी का नाम आगे चलकर देखिए दौलताबाद रखा गया था, जो मुस्लिम शासक अपने देश में आए थे उनके द्वारा। इसने देखिए दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए सिंहड़ द्वितीय एक पराक्रमी शासक था इस वंश का, जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया था। इसके बाद इस वंश में देखिए महादेव, अम्मन, रामचंद्र नामक कुछ अन्य शासक भी हुए। इस वंश का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था वो रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी तथा इसकी बेटी झल्लपाली से विवाह भी किया था। रामचंद्र के दरबार में उस काल में देखिए संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव, प्रसिद्ध ज्योतिषी चंगदेव तथा दक्षिण के प्रसिद्ध गायक गोपाल नायक भी रहते थे। उसके बाद देखिए मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहां का प्रशासक बन गया। इस प्रकार से इस वंश का अंत हो गया। अब देखिए जो अगला राजवंश था वो काकतीय राजवंश था। काकतीय वंश का संस्थापक देखिए बीटा प्रथम को माना जाता है। इसने नलगोंडा यानी वर्तमान हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। रुद्रदेव प्रथम जो है इस काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देखिए गणपति को माना जाता है और इसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी। रुद्रमा देवी नामक एक शासिका का पता चलता है और वह कहा जाता है कि गणपति की ही पुत्री थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण करके शासन चलाया था। वह अपने आप को पुरुषों के वेश में रखती थी जिसके वजह से उसने अपना इस प्रकार का नाम रखा था। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि रुद्रमा देवी ने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 ईस्वी में सत्ता संभाली थी तथा 35 वर्ष तक शासन किया था। इसका उल्लेख देखिए मार्को पोलो ने भी अपने लेखों में किया है। प्रताप रुद्रदेव जो है इस वंश का जो शासक बना था उसने 1295 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक शासन किया था और यह काकतीय वंश का अंतिम शासक भी था। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने पराजित करके बंदी बना लिया था और इस बंदीकरण के दौरान ही इसने आत्महत्या कर ली थी, जिस प्रकार इस वंश का भी अंत हो गया था। इसके बाद देखिए अगला जो वंश था वो होयसल वंश था। होयसल वंश का जो संस्थापक देखिए विष्णुवर्धन को माना जाता है जो एक शक्तिशाली शासक भी था। होयसल वंश को
यादव वंश की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। इनकी राजधानी देखिए द्वार समुद्र यानी हलेबीड थी। विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन धर्मानुयायी था, किंतु बाद में रामानुज के प्रभाव से यह वैष्णव हो गया। इसने देखिए वेलोर के चेन्ना में केशव मंदिर का निर्माण कराया और यह मंदिर 1117 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। इसके बाद देखिए वीर बल्लाल द्वितीय इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसकी उपाधि दक्षिणानाथ चक्रवर्ती के रूप में थी। इसके बाद मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे बल्लाल तृतीय को उसके साथ संधि करनी पड़ी। वीर बल्लाल चतुर्थ इस राजवंश का अंतिम शासक था। इसके बाद देखिए हरिहर प्रथम के शासन काल में उसके भाई बुक्का प्रथम ने होयसल वंश को विजित करके अपने साम्राज्य विजयनगर में मिला लिया था। होयसल वंश के शासकों का जो है स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने हलेबीड, वेल्लोर, सोमनाथपुर तथा श्रवण बेलागोला में विभिन्न प्रकार के स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कदम्ब वंश के बारे में। कदम्ब वंश का जो किस प्रकार से वर्णन इतिहासकारों ने किया है, तो देखिए कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक प्राचीन शाही वंश था। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी जो है वर्तमान कर्नाटक में हुआ करती थी। इन्होंने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इन्होंने बाद में अपना साम्राज्य विस्तार गोवा और हनागल तक कर दिया था। इन्होंने 2 प्रकार के स्वर्ण सिक्के अपने काल में जारी किए थे तथा इनके स्वर्ण सिक्के मध्यकालीन भारत के सिक्कों में सबसे भारी तथा शुद्ध माने जाते थे। इतिहासकारों का कहना है कि इन्होंने उस काल में भी सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और सिक्के पूरी तरह से भारी हुआ करते थे। कदम्ब वंश के राजाओं ने अपने बेटों को वायसराय के रूप में नियुक्त किया था अपने जो क्षेत्र थे शासन के वहां पर। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में चोल राजवंश की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां, उनका समाज, धर्म, स्थानीय स्वशासन, कला, साहित्य, भाषा, इन सब का अध्ययन किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने 3-4 जो छोटे राजवंश थे उस समय उनका भी अध्ययन किया। तो आज की क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।